जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। कल हम लोगों ने सुर एम्पायर पढ़ा था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा था। शेर शाह सूरी ने 1540 में 1540 में बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा करके और दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया। हमने देखा था कि सुर एम्पायर जो था ये दूसरा अफगान एम्पायर था जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सबसे पहला कौन सा था? फर्स्ट अफगान एम्पायर लोधी था। सेकंड कौन था? सुर एम्पायर। इनका बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, हमने इनके बारे में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो थे जौनपुर के एक छोटे सरदार थे। ठीक है, अपने पिताजी की जागीरों को संभालने के लिए, उनके सुरक्षित होने के लिए इनको मोहम्मद शाह नुहानी क्या नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, नौकरी करते टाइम मोहम्मद शाह नुहानी एक बार शिकार के लिए गए तो इन्होंने अपने एक ही तलवार के वार से शेर को मार दिया था। इसीलिए इनको जो नुहानी ने जो इनको टाइटल दिया था वो दिया था शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक, उसके बाद ठीक फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो शेर खां से इतने प्रभावित हुए थे नुहानी की अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक बना दिया था इनको। फिर नुहानी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विधवा दूदू के साथ इनका विवाह हो गया था। ठीक, बंगाल में अगर हम बात करें तो नुसरत शाह नाम का एक शासक था। ठीक, जिसको मार करके इन्होंने हजरत आला की उपाधि धारण करी थी। ठीक, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 1539 और 40 में जो चौसा और बेलग्राम का युद्ध हुआ था, इसमें शेर शाह ने जो क्या किया था, शेर खान ने क्या किया था, हुमायूं को हराया था। और इन दोनों युद्ध को हराने के बाद शेर शाह ने अपनी उपाधि धारण करी थी। फिर हमने इसका देखा था कि इसके जो अभियान थे वो पढ़े थे। सबसे पहला अभियान दिल्ली की सत्ता में बैठने के बाद मालवा का था 1542 में। ठीक, जब मल्लू खां के खिलाफ इन्होंने अभियान किया था। फिर इसके बाद रायसेन का अभियान था 1543 में। उस वक्त शासक कौन थे? पूरणमल। ठीक है, उन्होंने इसका किया था। ठीक है, और इसको काला धब्बा भी माना जाता है रायसेन का, क्योंकि इन्होंने संधि के तू राजपूतों से आत्मसमर्पण तो करा दिया था, लेकिन जब राजपूत आत्मसमर्पण करने के लिए आए तो उनका हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, तो ये चीजें थी। ठीक, इसके बाद फिर इनका अगला जो अभियान था वो था मारवाड़ का। ठीक है, यहाँ पर शासक थे मालदेव। ठीक है, मालदेव की सेना थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ षड्यंत्र रच करके ठीक है किया था। और जो इनका अंतिम अभियान था वो था कालिंजर का अभियान। ठीक है, जहां पर कीरत सिंह थे। ठीक है, जब ये कालिंजर के किले को इन्होंने घेर रखा था लेकिन ये जीत नहीं पा रहे थे, तो उस टाइम पर इन्होंने उस टाइम पर एक अग्नेय अस्त्र जो है, जिसका नाम क्या था? उक्का। उक्का नाम का अग्नेय अस्त्र था। और शेर शाह सूरी की मृत्यु भी किसके कारण हुई? अग्नेय अस्त्र के कारण हुई। इनके बगल में आकर के एक गोला फट गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने शेर शाह की प्रशासनिक नीतियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज देखी। सबसे पहला जो था इनका इक्वालिटी का सिस्टम था। ये सभी को इक्वल समझते थे। मतलब ये किसी वर्ग को, किसी उसको फेवर नहीं करते थे। ये मुसलमानों को भी वही समझते थे और हिंदुओं को भी वैसा ही समझते थे। मतलब ये कोई भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सारी शक्तियां अपने हाथ में रखी थी। शक्तियों का केंद्रीकरण था इनके हाथ में। ठीक, ये सारी चीजें जो थी, पावर जो थी, ये इनके हाथ में थी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके अंदर लोगों के लिए काम करने की बड़ी वो थी। मतलब टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, उनके लिए काम किया जाता था। इसके अलावा ये टैलेंट को महत्व बहुत देता था। मतलब इसके जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे वो सभी लोग रिक्रूट होकर के आते थे। मतलब काबिल लोगों को ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे दिया जाता था। अब वो काबिल व्यक्ति अपने काबिलियत पर विश्वास रखता था। उसका धर्म या जाति नहीं देखी जाती, उसकी काबिलियत देखी जाती थी और काबिलियत के आधार पर ही। इसी कारण से शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भले ही 5 साल थे शासन में, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी चीजें आज भी लागू होती हैं। आज भी आप देखिए हमारे देश में इक्वालिटी है। ठीक, इसके अलावा आज भी हमारे यहाँ जो आईएएस या आईपीएस की नौकरी लगती है वो योग्यता के आधार पर लगती है, टैलेंट के आधार पर लगती है। ठीक,
फिर उसके अलावा जस्टिस पे भरोसा रखना, ठीक है, ये हमारे यहाँ का है, इनके यहाँ भी था। ठीक, इसके अलावा ऑफिसर्स पर स्ट्रिक्ट वॉच रखना, कड़ी निगरानी रखना प्रशासन पे, ताकि प्रशासन ठीक तरीके से काम कर सके। ठीक है, और इसके अलावा जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे उनको भी कंट्रोल करने का काम, और आता था आर्थिक समृद्धि और समुचित व्यवस्था के लिए। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने कल शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ी थी। आज हम शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक, इसके अलावा हम पूरा इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद शेर शाह सूरी के बाद इनके सक्सेसर्स कौन कौन रहे वो देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को हम कई भाग में पढ़ेंगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम इनका सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे, केंद्रीय शासन। फिर इसके अलावा हम इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेंगे, स्टेट में इनकी क्या, क्योंकि देखिए कोई भी, जो मैंने आपको बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर भी होता है और स्टेट लेवल पर भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, फिर इसके बाद हम इनका जो देखेंगे वो देखेंगे अपना जो स्टेट प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनका इंटेलिजेंस, इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इनका जस्टिस, ठीक है, और इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा इनका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन हम शेर शाह सूरी का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे केंद्रीय शासन की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची पोस्ट पर थे वो थे सुल्तान। ठीक है, देखिए किसी भी शासन को आप देख लीजिए, सबसे प्रमुख हेड जो हुआ करता था वो राजा हुआ करता था, और यहाँ पे कौन थे? सुल्तान थे। शेरशाह हिमसेल्फ was the head of the administration. All the powers of the administration were concentrated in himself. मैंने आपको बताया था इन्होंने केंद्रीकरण पर विश्वास रखते थे, सेंट्रलाइजेशन पर। सुल्तान सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर अपने पास रखते थे। ठीक है, और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन हुआ करते थे? सुल्तान हुआ करते थे। His principle of kingship was a mixed form of Turks and Afghans. It seems in practice he was closer to the Turks. ठीक है, देखिए इनका जो प्रशासन था, ठीक है, एक तो सबसे पहली बात तो सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन हुआ करता था? सुल्तान। ठीक है, और अगर हम बात करें, ठीक है, ये खुद ही अपने हाथ में सारी पावर रखता था। ठीक है, जैसे तुर्क सरदार आपने देखे होंगे सुल्तान, वो सारे के सारे भी क्या किया करते थे? सारी पावर अपने हाथ में रखते थे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी फाइनल फैसला लेना होता था वो कौन लेता था? सुल्तान लेता था। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब सुल्तान के भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ऑल्दो शेरशाह डिड नॉट गिव डिटेल्ड पावर टू हिज मिनिस्टर्स, स्टिल 4 मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स वेयर देयर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस। देखिए, भले ही मंत्रियों को अपने बहुत ज्यादा शेरशाह ने पावर नहीं दी थी, क्योंकि देखिए शेरशाह का जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो उनका एक चीज पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज था, वो था केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब कि सारी की सारी पावर सुल्तान के हाथ में होनी चाहिए। सुल्तान अपने सारे मिनिस्टर्स पर वॉच करेगा, उसको उतनी पावर नहीं देगा ताकि वो आगे चल के विद्रोह कर दे। ठीक है, मतलब शेरशाह का ये मानना था कि किसी भी मंत्री को इतनी ज्यादा पावर नहीं देनी है कि वो अपने आप को राजा समझने लगे। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर पावर शेरशाह अपने पास रखा था। हाँ, गवर्नेंस करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए उसने 4 मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट बना के रखे थे जिनका अलग अलग काम हुआ करता था। ठीक, सबसे पहला डिपार्टमेंट था दीवाने विजारत। ठीक, सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा था? दीवाने विजारत। ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ ओवरसीइंग रेवेन्यू एंड ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, which entailed the responsibility of managing state's income and expenditure. They had the right to take care of the works of the ministers. देखिए, दीवाने विजारत एक तरीके से आप मान के चलिए इस सल्तनत का फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता है। जैसे आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है बजट बनाना या जो पैसा है वो अलोकेट करना अलग अलग मिनिस्ट्रीज को। ठीक, तो ये काम कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। वैसे ही उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था वो हुआ करता था दीवाने वजारत। ठीक है, और इसका काम हुआ करता था रेवेन्यू कलेक्ट करना।
ठीक है, और पूरी अर्थव्यवस्था को देखना, मतलब पूरी इकोनॉमी को देखना। ठीक है, तो दीवाने वजारत एक तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एज वेल एज अर्थव्यवस्था का प्रधान था। ठीक है, मतलब एक तरीके से सबसे ऊंची पोस्ट थी, सुल्तान से नीचे था लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड में ये सबसे ऊपर था। ठीक है, अब राज्य की जो भी इनकम होती थी या राज्य का जो भी खर्चा होता था, चाहे आय हो या व्यय हो, ठीक है, इसकी देखभाल करने का दायित्व किसका था? दीवाने वजारत का। तो आपको याद रखना है कि स्टेट की इनकम और एक्सपेंडिचर, जैसे आज की डेट में देश की इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा हिसाब कौन रखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक, वैसे ही उस टाइम पर कौन रखता था? दीवाने वजारत। ठीक है, इसके अलावा इससे मंत्रियों के कार्यों की देखभाल का भी अधिकार था। ठीक है, मतलब जो अदर वर्क्स करेंगे मिनिस्टर्स, उनका भी राइट इसको था टू टेक केयर ऑफ द वर्क ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, तो दीवाने वजारत एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये था दीवाने अर्श। ठीक है, बेसिकली आज की डेट में जो मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, जैसे आर्मी चीफ होते हैं, ठीक है, या हमारे यहाँ बात करें तो सीडीएस है। ठीक है, ठीक, सीडीएस है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक डिपार्टमेंट हुआ करता था दीवाने अर्ज, जिसका काम था पूरे आर्मी से रिलेटेड जितना भी है वो सारे काम ये करते थे दीवाने अर्ज। मतलब कि सेना के संगठन, उनकी भर्ती और उनकी जितनी भी मतलब सैलरी देना, उनका ट्रांसफर करना, उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी संगठन बनाना, उनकी भर्ती करना, ये सारा काम कौन किया करता था? दीवाने अर्ज। कौन किया करता था? दीवाने अर्श। ठीक है, आज की डेट में अगर आप इसको मान लें तो मान लीजिए आप डिफेंस मिनिस्टर। आज की डेट में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उस टाइम पर दीवाने अर्ज हुआ करते थे। इन्हीं का काम था पूरी सेना का संगठन बनाना, वहां भर्ती करना, वहां का जितना भी प्रोविजंस हो रहे हैं सबकी देखभाल करना। मतलब आर्मी से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड कोई भी काम हो वो सारा कौन सा डिपार्टमेंट करता था? दीवाने अर्ज। ठीक है, जैसे आज की डेट में हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है भाई, आज की डेट में हमारी जो मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक, तो जैसे उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था, ये कौन होते हैं? दीवाने अर्ज। ठीक, तो दीवाने वजारत आपको समझ में आया, जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, और दीवाने अर्ज जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था। ठीक, अगला जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो है दीवाने रसालत। ठीक, दीवाने रसालत का काम क्या होता था? ही यूज्ड टू वर्क लाइक अ फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, जैसे आज की डेट में विदेश मंत्री होता है, फॉरेन मिनिस्टर। इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करस्पॉन्ड विद अदर स्टेट्स एंड कीप कॉन्टैक्ट विद देम। देखिए, दीवाने रसालत का काम ये होता था, ये विदेश मंत्री की भांति, ठीक है, अन्य राज्यों से, ठीक है, मतलब अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार, ठीक है, मतलब पत्र जो है व्यवहार करना, इसके अलावा उनके संपर्क में रहना। ठीक है, उनके संपर्क में रहना। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे देश जो होता है वो दूसरे देशों से कौन बात करते हैं? हमारे फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं। ठीक है, जो विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है, तो विदेशों से रिलेटेड जो भी मैटर हुआ करता था, अब उस टाइम पर अगर हम बात करें तो जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे उनसे पत्र व्यवहार, ठीक है, या उनके बारे में संपर्क रखना, ये इन्हीं का दायित्व हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये राज्य को ओर से दिए जाने वाले दान की देखभाल भी किया करते थे। मतलब इट ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द डोनेशंस गिवन बाय द स्टेट। ठीक है, मतलब राज्य ने जो डोनेशन दिया है, ठीक है, या दान दिया है, उसकी देखभाल करने का काम भी कौन करते थे? दीवाने रसालत। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये तीसरा डिपार्टमेंट था, तीसरी मिनिस्ट्री थी, ठीक है, शेरशाह सूरी की। याद रखिए, पहला कौन सा था? दीवाने वजारत, जिसका काम था फाइनेंस देखना, स्टेट की इनकम और एक्सपेंडिचर। दूसरे थे दीवाने अर्ज, जिनका काम था पूरी आर्मी का देखना। ठीक, तीसरे थे दीवाने रसालत, जो फॉरेन मिनिस्टर के रूप में काम करते थे, मतलब जो दूसरे राज्य हुआ करते थे उनके साथ संपर्क साधना और उनके साथ पत्र व्यवहार रखना। ठीक है, इसके अलावा राज्य जो भी दान दिया करता था, जो भी डोनेशन दिया करता था, उसको भी देखभाल करने का काम कौन करते थे? दीवाने रसालत। क्लियर हुआ? ठीक, अगला जो डिपार्टमेंट था, चौथा डिपार्टमेंट, वो था दीवाने इसाब। ठीक, इट वर्क्स वाज टू राइट डाउन द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान, कीप देयर अकाउंट्स, कन्वे देयर इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड करस्पॉन्डेंट विद देम।
देखिए, दीवाने इसाब का काम ये होता था, सुल्तान के जो भी आदेश हुआ करते थे भाई, अब जैसे सुल्तान ने कोई आदेश दिया, ठीक है, अब वो जनता तक पहुंचाना है, ठीक है, अब जनता तक कौन पहुंचाएगा, जनता तक पहुंचाने का काम करते थे दीवाने इसाब, ठीक है। इनका काम होता था सुल्तान के आदेशों को लिखना, ठीक है, टू राइट डाउन दी ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान। इसके अलावा उनके जितने भी लेख लिखे गए हैं सबको रखना संभाल के, कीप देयर अकाउंट, ठीक है, मतलब जो भी उन्होंने पास्ट में आदेश दिए, ठीक है, उन सारे आदेशों को संभाल के रखना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य के विभिन्न भागों में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट में उनकी सूचना पहुंचाना, कन्वे दी इंफॉर्मेशन, मतलब जो सुल्तान ने जो अपना ऑर्डर सुनाया है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को राज्य के अलग अलग भाग में इंफॉर्मेशन भेजना, ये दीवाने इसाब का काम हुआ करता, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ठीक है, तो उनको पहुंचाना, ठीक है, और इसके अलावा जो पत्र व्यवहार हुआ करता था उसको भी मेंटेन करना, ये काम हुआ करता था दीवाने हिसाब का। आपको समझ में आई ये चीजें, ठीक। तो ये चार मिनिस्ट्रीज, मतलब सुल्तान के अलावा ये चार मिनिस्ट्रीज जो थी, दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत और दीवाने इसाब, ये चार मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चारों मिनिस्टर्स हुआ करते थे, हालांकि इन सब के ऊपर कौन हुआ करते थे, सुल्तान। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक। इसके अलावा भी कुछ और भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक। अगर हम बात करें, सबसे पहले हुआ करते थे दीवाने काजा, ठीक है, ये एक तरीके से राज्य के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जिसको मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। मतलब देखिए, जो जैसे आज की डेट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो पूरे देश के चीफ जस्टिस, मतलब कि मुख्य, एक तरीके से कहा जाए मुख्य न्यायाधीश। तो उस टाइम पर जो, जैसे आज की डेट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस टाइम पर इसी पोस्ट को बोला जाता था दीवाने काजा, ठीक। तो आपको याद रखना है, दीवाने काजा कौन हुआ करते थे, इनका काम था सुल्तान के बाद सबसे बड़े राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मतलब इनके द्वारा न्याय देने के बाद सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हाथ में चीजें थी कि वो क्या करते हैं। सुल्तान से जस्ट नीचे कौन आते थे, दीवाने काजा, जो चीफ जस्टिस थे स्टेट के आफ्टर सुल्तान। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था दीवाने बरीद, ठीक। ये हेड हुआ करते थे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एंड पोस्टल सिस्टम के, मतलब कि ये जो हुआ करते थे गुप्तचर विभाग, गुप्तचर व्यवस्था जो हुआ करती थी वो, इसके अलावा जो डाक व्यवस्था हुआ करती थी, पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम मतलब समझे ना आप, लेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसको पोस्टल सिस्टम कहा जाता है। तो डाक व्यवस्था, इसके अलावा गुप्तचर विभाग के व्यवस्था के हेड कौन हुआ करते थे, दीवाने बरीद, ठीक है। तो आपको ये छयों मिनिस्ट्री याद रखनी है, कौन किसका हेड हुआ करता था, ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें दीवाने विजारत, ये फाइनेंस हेड हुआ करते थे। दीवाने अर्ज मिलिट्री हेड हुआ करते थे। दीवाने रसालत फॉरेन हेड हुआ करते थे, फॉरेन मिनिस्टर के रूप में काम करते थे ये। और दीवाने इशाब, ये सुल्तान के ऑर्डर को लिखने वाले हुआ करते थे, ठीक है, और उनके जितने भी मैसेज हुआ करते थे वो नीचे तक कन्वे करते थे। दीवाने काजा कौन हुआ करते थे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। और दीवाने बरीद कौन हुआ करते थे, गुप्तचर विभाग और डाक विभाग, इन दोनों के हेड कौन थे, दीवाने बरीद, ठीक। तो टोटल ये सेंट्रल में 6 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और इन 6 मिनिस्टरों के ऊपर कौन हुआ करते थे, सुल्तान। समझ में आया आपको, ठीक। आपको याद रहेगा दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत, दीवाने इसाब, दीवाने काजा और दीवाने बरीद। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक। ठीक, तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसमें भी क्या था, इसमें भी जो पूरा का पूरा राज्य था वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो प्रांतों में एक अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन चला करता था, ठीक है।
प्रांतों में क्या था, एक अलग ही, ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए, ठीक है, तो जो पूरा राज्य था, ठीक है, पूरा राज्य जो था वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था और हर प्रांत का एक सूबा हुआ करता था, ठीक है। प्रांतों को क्या बोला जाता था, सूबा बोला जाता था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, जिसको आज की डेट में हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं ना, अपने यहाँ मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये सब राज्य हैं भारत के, ठीक। तो वैसे ही उस टाइम पर क्या हुआ करता था, प्रोविंसेस हुआ करते थे और इनके यहाँ जो प्रोविंसेस हैं उनको सूबा कहा जाता था। क्या बोला जाता था, सूबा। और उसको जो हेड करता था, मतलब उस पूरे सूबे को जो हेड करता था, उसको बोला जाता था हकीम, अमीर या फौजदार। ये तीनों नाम हुआ करते थे, हकीम, अमीर या फौजदार, ये इनको कहा जाता है, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर सूबे का हेड हुआ करता था। मतलब पूरा एंटायर स्टेट, और एंटायर स्टेट किस में बटा हुआ है, सूबे में बटा है, ठीक है, जिसका हेड कौन हुआ करता था, हकीम भी बोलते थे उसको, आमिर भी बोलते थे और फौजदार भी कहा जाता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेकिन बट इन दी प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, अगर हम बंगाल की बात करें, ठीक है, तो यहां पर एक अलग टाइप का अरेंजमेंट चलता था, ठीक। बट इन दी प्रोविंस ऑफ बंगाल अनदर टाइप ऑफ अरेंजमेंट वाज मेड, डिवाइडिंग द होल प्रोविंस इनटू सरकार and leaving each under the supervision of a military officer, appointing a civilian officer, Amir e Bangla, to look after them. Amir e Bangla to look after them. देखो प्रोविंसेस में क्या था, देखिए बाकी सारे प्रोविंसेस की बात नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ जो बंगाल का प्रोविंस था, ठीक है, उसको जो डिवाइड किया था वो सरकार में डिवाइड किया था, ठीक है। और हर सरकार की सुपरविजन के लिए, ठीक है, एक सिविलियन सुपरविजन, ठीक है, किसके सुपरविजन में, मिलिट्री ऑफिसर के सुपरविजन में एक सिविलियन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था, जिसका नाम था आमिर ए बांग्ला, ठीक, जिसका काम होता था उस पर्टिकुलर सरकार का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ठीक। मतलब वैसे तो अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोविंस थे उनका हेड हुआ करता था हकीम, आमिर या फौजदार, और उनको सूबा कहा जाता था, ठीक। लेकिन सिर्फ बंगाल एक लौता ऐसा प्रोविंस था जहां पर पूरे सूबे को या होल प्रोविंस को सरकार में बांटा था, और हर सरकार में मिलिट्री ऑफिसर के सानिध्य में एक सिविलियन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था, जिसका नाम था आमिर ए बांग्ला, ठीक है, जिसका काम होता था सारी चीजों को देखना, ये उसका काम हुआ करता था, ठीक है। तो बंगाल के प्रोविंस के लिए था, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो ये जो प्रोविंस थे ये किस में बटे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे। जैसे आज हमारा स्टेट है तो स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, ठीक है। इनके समय में जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी उनको सरकार कहा जाता था। क्या बोला जाता था, सरकार बोला जाता था। देखिए मैंने आपको ये बताया था, यहां पर प्रोविंस जो था वो अलग अलग सरकारों में बटा हुआ था, ठीक। तो जो प्रोविंस था वो किस में बटा हुआ था, सरकारों में। मतलब वो उस समय में डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था, सरकार बोला जाता था, ठीक है। और दो मेन ऑफिसर्स हुआ करते थे सरकार के, ठीक है, आपको याद रखना है, दो मेन ऑफिसर्स हुआ करते थे सरकार के। सबसे पहला हुआ करता था सिकदार ए सिकदारा, ठीक है, सिकदार ए सिकदारा, ये मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था। इसका काम था कि यहां पर सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखना, मतलब उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में शांति व्यवस्था बनाने का काम कौन करता था, सिकदार ए सिकदारा, ठीक है, ये एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था, ठीक। इसके बाद बात करें, अगला जो हुआ करता था मुंसिफ मुंसिफा, ये जस्टिस ऑफिसर हुआ करता था। जस्टिस ऑफिसर मतलब न्याय अधिकारी, ठीक है। मतलब देखिए एक का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और दूसरे का काम था न्याय देना, ठीक है, न्यायिक अधिकारी हुआ करता था, जस्टिस ऑफिसर, ठीक। तो आपको डिस्ट्रिक्ट्स में दो सरकारों में दो अफसरों को याद रखना है। एक का काम था लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन करना, सिकदार ए सिकदारा, और दूसरे का काम था जस्टिस करना, ठीक है। दूसरा कौन हुआ करता था, न्याय अधिकारी। क्लियर हुआ, ठीक। तो जो एंटायर प्रोविंस था, ठीक है, वो क्या कहलाता था, सूबा कहलाता था। उसके नीचे कौन आए, सरकार आए,
ठीक है, क्योंकि जो पूरा प्रोविंस था वो किस में बटा, सरकार में बटा। और सरकार में 2 ऑफिसर्स रहते थे, एक का काम था लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन करना, जो थे सिकदार ए सिकदारा, और दूसरे न्यायिक अधिकारी था जिसका काम था न्याय करना, वो कौन थे, मुंसिफ मुंसिफा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ा। ठीक, अब डिस्ट्रिक्ट के बाद, ठीक है, जो ये सरकार था, इसके बाद जो इससे छोटी यूनिट आती है वो आती है परगना। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रोविंस था जिसको सूबा कहते थे, सूबा किस में बटा, सरकार में बटा। अब सरकार किस में बटेगी, प्रोविंस में बटेगी। तो अगला जो ऑफिसर हुए करते थे ये हुआ करते थे परगना। ठीक है, तो जो सरकार थे वो किस में डिवाइडेड थे, परगनास में। जैसे आज जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अगर हम बात करें आज जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट किस में बटे हैं, तहसीलों में बटे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आती है, कई सारी तहसील आती है। ठीक, तो सरकार भी किस में डिवाइडेड था, परगनास में। हर परगना में एक सिकदार होता था, एक मुंसिफ होता था, एक फुटदार होता था और 2 कारकुन क्लर्क हुआ करते थे। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें परगना में, तो एक सिकदार, एक मुंसिफा, एक फौजदार और 2 कारकुन या क्लर्क होते थे। ठीक है, सिकदार हैड अ मिलिट्री स्क्वाड। ठीक है, सिकदार के पास आर्मी हुआ करती थी, हुज वर्क वाज टू एस्टैब्लिश पीस इन दी परगना। ठीक है, मतलब कि परगना में न्याय व्यवस्था रखना, ठीक है, शांति बनाए रखना। देखिए सिकदार ए सिकदारा जो थे ये सरकार में शांति बनाने का काम करते थे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर हम तहसील की या परगना की बात करें तो उसमें कौन हुआ करते थे, सिकदार हुआ करते थे। और यहां पर जो सिविल केसेस थे, ठीक है, उनको कौन हैंडल करता था, मुंसिफ, टू डिसाइड सिविल केसेस एंड टू टेक केयर ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड रेवेन्यू सिस्टम। देखिए जैसे वहां पर हमने मुंसिफे मुंसिफा देखा था, जो न्यायिक अधिकारी हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको हम यहाँ इसमें सरकार कहते हैं। तो वैसे ही परगना लेवल पर भी एक जुडिशियल ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम था मुंसिफ। ठीक है, इसका काम था जो सिविल केसेस थे, ठीक है, सिविल केसेस को देखना। ठीक है, जैसे भूमि मापन है, ठीक है, ये सब चीजें देखना। अब इसके बाद अगर हम फौजदार की बात करें तो फौजदार जो हुआ करता था ये परगना का ट्रेजरर हुआ करता था। ठीक है, परगना का मतलब कौन हुआ करता था, खजांची। ट्रेजरर का मतलब होता है खजांची। ठीक है, तो परगना का खजांची कौन होता था, फौजदार। ठीक है, और इसके अलावा ये जो कारकुनो, ये जो क्लर्क हुआ करते थे, इनका काम होता था भैया सारा हिसाब किताब। भाई हिसाब किताब कौन रखेगा, भाई पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, ये सारी चीजों का हिसाब किताब कौन रखेगा, तो ये क्लर्क रखा करते थे। ठीक है, जिनको उस टाइम पर कारकुनो कहते थे। तो समझ में आया। तो परगना में एक तो सिकदार थे, सिकदार का काम था शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके बाद एक मुंसिफ थे, मुंसिफ का काम था सिविल केसेस के साथ डील करना। ठीक है, इसके अलावा भूमि मापन और रेवेन्यू सिस्टम को देखना। फौजदार खजांची हुआ करता था परगने का, और कारकुनों का काम हुआ करता था सारा हिसाब किताब रखना, टू टेक केयर ऑफ दी अकाउंट। ठीक, तो परगना समझ में आया आपको। ठीक, तो आपको पूरा इनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ रहा है। सबसे पहले पूरा जो राज्य था वो किस में बटा, प्रोविंसेस में बटा। फिर उन प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था, सूबा बोला जाता था। वो सूबा फिर किस में बटा, वो सूबा बटा डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में बटा। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहा गया, सरकार बोला गया। ठीक, अब फिर वो सरकार किस में बदला, परगना में बदला। अब परगना किस में बदलेगा, विलेज में। तहसील के नीचे क्या आते हैं, गांव आते हैं। आज की डेट में भी डिस्ट्रिक्ट के नीचे आती है तहसील, और तहसील के नीचे क्या आता है, गांव। ठीक, तो वैसे ही सरकार था, सरकार के नीचे आए परगना, अब आएगा इसके बाद ग्राम प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब देखिए इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द विलेज वॉज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, देयर वेर नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। देखिए एक तरीके से गांव जो था ना वो स्वयं ही शासन की एक इकाई हुआ करता था।
मतलब यहां पर सरकार के द्वारा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त नहीं होता। ठीक है, गांव की अपनी खुद की पंचायत हुआ करती थी। द विलेज हैज इट्स ओन पंचायत विच यूज टू मैनेज सिक्योरिटी, एजुकेशन, क्लीनिनेस एक्सेट्रा। देखिए, पंचायत हुआ करती थी जिनका काम था गांव की सुरक्षा करना, गांव में शिक्षा व्यवस्था, सफाई का आदि का प्रबंध करना। ठीक है, along with this the government used to accept चौकीदार, पटवारी एंड प्रधान इन दी विलेज। ठीक है, देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो गांव में एक चौकीदार हुआ करता था, पटवारी हुआ करता था और प्रधान। ठीक है, और जो भी ये बना करता था उसको सरकार जो थी वो स्वीकार करती थी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से गांव का प्रशासन सरकार के हाथ में नहीं था, सरकार उसको वहीं के लोकल लोग पंचायत के जरिए से चलाया करते थे। ठीक है, तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, तो ये था प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आया, पूरा जो प्रांत था प्रोविंस था, एक पूरा राज्य प्रोविंसेस में बटा। उन प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? सूबा बोला जाता था। ठीक है, जिसको आमीर, ठीक है, या फौजदार हेड किया करते थे। अब जब वो सूबा किस में बटा? वो सूबा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटा, जिसको सरकार कहा जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? इसको सरकार कहा जाता था। ठीक है, और इसी सरकार के लिए, इसी सरकार की देखभाल के लिए, ठीक है, एक अधिकारी अपॉइंट किया जाता था, आमीर ए बांग्ला। ठीक है, आमीर ए बांग्ला। अब इसमें ही अगर हम बात करें तो सरकार, ये तो बंगाल में था आमीर ए बांग्ला। अगर हम सूबे की बात करें तो सूबे में एक तो सिकदार ए सिकदारन था। ठीक है, जिसका काम था शांति व्यवस्था, और मुंसिफ ए मुंसिफा था जो न्याय अधिकारी हुआ करता। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट थे ये किस में बदले? परगना में बदले। सरकार किस में बदली? परगना में। ठीक है, अब परगना में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फोर्टदार और 2 कारकुन। ठीक है, कारकुनों का काम था सारा अकाउंट्स वगैरह मैनेज करना, सब कुछ लिखा पढ़ी करना। फोर्टदार की अगर हम बात करें तो इनका जो काम हुआ करता था वो खजांची का काम था। ट्रेजरार थे किसके? परगना के। इसके अलावा अगर हम बात करें मुंसिफ का, तो ये न्याय किया करता था सिविल केसेस में। और अगर हम सिकदार की बात करें तो सिकदार परगना में क्या किया करता था? शांति व्यवस्था बनाने का काम किया करता। क्लियर? उसके नीचे फिर क्या आया? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज का काम में क्या था? इनका सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करता था। पंचायत के जरिए ये गांव में सुरक्षा हो, शिक्षा हो, सफाई हो, ये सारी चीजें मैनेज किया करते थे। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पंचायत और पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी है। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी है ना, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके यहाँ चौकीदार, पटवारी, प्रधान, ये सब हुआ करते थे। ठीक है, तो ये पूरा जो था वो था प्रांतीय प्रशासन, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। ठीक, इसके बाद जो अगला आता है एडमिनिस्ट्रेशन में वो आता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इनका गुप्तचर विभाग। देखिए, गुप्तचरी जो थी ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो हमारे पास रॉ है, आईबी है। आज की डेट में हर देश के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का महत्व पहले भी था। ठीक है, तो इनके पास भी क्या था? एक गुप्तचर विभाग हुआ करता था। ठीक, अब इसका काम ये हुआ करता था, शेरशाह इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाज एक्सीलेंट। स्पाइज वर अपॉइंटेड विद एवरी सूबेदार, आर्मी ऑफिसर एंड आर्मी एक्सेट्रा। देखिए, शेर शाह का जो गुप्तचर या हम कहें सूचना विभाग था, ठीक है, ये बहुत ही श्रेष्ठ था, वॉज एक्सीलेंट। ठीक है, इनके यहाँ भी गुप्तचर जो हैं वो नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, जैसे कि सूबेदार, ठीक है, या हम कहें सेना अधिकारी, ठीक है, या हम कहें सेना। जैसे इनका अपॉइंटमेंट हुआ करता था वैसे ही गुप्तचरों का भी अपॉइंटमेंट हुआ करता था। ठीक है, जैसे आज की डेट में भी अगर आप देखें तो आपको रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना है तो आपको पेपर देना पड़ता है। ठीक, तो उनको भी सरकार क्या करती है? रिक्रूट करती है। तो वैसे ही उनके समय में भी हुआ करता है। अगला बात करें, 2 horses वर kept इन ईच फॉर द यूज ऑफ इन्फॉर्मर्स। देखिए, प्रत्येक सराय अगर हम बात करें, ठीक है, उसके लिए 2 घोड़े, ठीक है, सूचने देने वालों के प्रयोग के लिए रखे जाते थे।
मतलब कि जो सूचना देने का काम करते थे, इन्फॉर्मर्स हुआ करते थे, उनके लिए 2 घोड़े रखे जाते थे, सो दैट वन कैन गेट न्यू हॉर्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ही कैन ट्रेवल फास्ट। ठीक है, अब इनके लिए 2 घोड़े इसलिए रखे जाते थे ताकि निरंतर स्थान स्थान पर नवीन घोड़े मिलते जाएं और वह तेजी से यात्रा कर सके। ठीक है, मतलब देखिए पहले के समय में कोई घोड़ा गाड़ी तो हुआ करता नहीं था, एरोप्लेन तो हुआ करता नहीं था, तो भाई अपने गुप्तचरों को दूसरे प्रदेशों में कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था और 2 घोड़े रखे जाते थे ताकि कंटिन्यूअसली वो एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ट्रेवल कर सके। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्पाइसेस एंड मैसेंजर्स वर अपॉइंटेड इन एवरी सिटी एंड इवन इन द farthest part of the state. The spy who does not send important information on time, so hurry, was punished. देखिए, अब जो ये गुप्तचर हुआ करते थे, ये हर एक सिटी में हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम स्टेट के दूर दूर भागों में भी देखें, ठीक, तो सभी जगह पर गुप्तचर और समाचार भेजने वाले स्पाइस और मैसेंजर्स की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब इसमें से जो भी गुप्तचर महत्वपूर्ण सूचनाएं अगर समय पर नहीं भेजता था तो उसे दंडित किया जाता था। ठीक है, क्योंकि देखिए सूचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से पता चलता है, आपकी सेना उसी से तैयार होती है। जब तक आपके पास सूचना नहीं होगी तब तक आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा फेलियर था हुमायूं का। आप देखिए हुमायूं को पूरा का पूरा कुछ पता ही नहीं चलता था उसको, हुमायूं को कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो गुजरात में लड़ाई कर रहा है, उसको पता ही नहीं शेर शाह सूरी यहाँ क्या कर रहा है। तो गुप्तचर व्यवस्था बहुत कमजोर थी और यही हुमायूं के पतन का कारण भी बना। तो ये सारी चीजें देख करके शेरशाह सूरी ने जो अपने यहाँ सुदृढ़ किया वो किया इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ठीक, मतलब आप सोचिए इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था ये व्यक्ति। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो अगर कोई गुप्तचर सही समय पर चीजें नहीं भेजा करता था तो उसको क्या किया जाता था, पनिश। और मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, दीवाने बरीद। ये हेड हुआ करता था किसका, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो आपको समझ में आई गुप्तचर व्यवस्था। जैसे कि सूबेदार, आर्मी के अधिकारी, इन सबको अपॉइंट किया जाता था, वैसे ही शेर शाह का इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गुप्तचरों को नियुक्ति दी जाती थी। अब गुप्तचरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो क्या किए जाते थे, घोड़े रखे जाते। और गुप्तचर और सूचना देने वाले ये हर राज्य में, मतलब हर राज्य की हर सिटी में हुआ करते थे। ठीक है, और जो भी सही समय पर सूचना नहीं भेजता था उसको दंड मिलता था। और दीवाने बरीद जो हुआ करते थे वो हेड हुआ करते थे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट अब जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है जुडिशियल सिस्टम। अब देखिए इनके यहाँ न्याय व्यवस्था कैसी थी, इनके यहाँ क्या थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, शेरशाह वॉज द हाईएस्ट जज ऑफ द स्टेट एंड ही हिमसेल्फ सैट फॉर जस्टिस एवरी वेडनेसडे इवनिंग अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ सुल्तान आदल। ठीक, मतलब देखिए शेरशाह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। ठीक है, ये प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। ठीक है, और इसने अपने आप को उपाधि किसकी दी थी, सुल्तान ए अदल। याद रखिएगा ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपाधि कौन सी है, सुल्तान ए अदल। ये उपाधि जो है वो शेरशाह अपने उस पे रखा करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, शेरशाह वॉज जस्ट, फेयर एंड स्ट्रिक्ट, यूज्ड टू डू जस्टिस, मुंसिफ इन दी परगना एंड मुंसिफे मुंसिफा इन दी गवर्नमेंट। देखिए शेरशाह क्या था, एक न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष, ठीक है, और कठोर भी हुआ करता था। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष होना और कठोर होना। ठीक है, परगना में न्याय देने का काम कौन किया करता था, मुंसिफ किया करता था। और मुंसिफे मुंसिफा कहाँ किया करते थे, सरकार। ठीक है, क्लियर हुआ ये। ठीक, सरकार में, ठीक है, क्लियर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, द डिसीजन ऑफ क्रिमिनल केसेस was given by the government and in Parganas was given by सिकद and सिकदारान respectively। ठीक है, देखिए फौजदारी मामलों का निर्णय
क्रिमिनल केस का मतलब होता है फौजदारी मामले। फौजदारी मामलों का निर्णय सरकार तथा परगना में क्रमश सिकंदरे ए सिकंदरान और सिकदार यही लिया करते थे। पढ़ाया था मैंने आपको, क्रिमिनल केसेस का भी कौन दिया करते थे? सिकदार ए सिकदारन या सिकदार, ठीक है, ये किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रोबेबली आफ्टर शेरशाह द बिगेस्ट ऑफिसर इन जस्टिस इज दीवाने काजा। मैंने आपको बताया था दीवाने काजा, ठीक है, ये हेड हुआ करते थे। ठीक है, एक तरीके से ये क्या हुआ करते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, तो दीवाने काजा हुआ करते थे। ठीक, ये कौन थे? शेरशाह के बाद सबसे बिगेस्ट ऑफिसर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पनिशमेंट हुआ करती थी वो काफी ज्यादा हार्श हुआ करती थी। ये आपको याद रखना है, पनिशमेंट काफी ज्यादा कठोर थी। जैसे कई तरीके की पनिशमेंट थी, जैसे कैद कर लेना, ठीक है, कोड़े से पीटा जाना, शरीर के अंगों को काट दिया जाना, जुर्माना आदि सभी प्रकार के दंड दिए जाते। मतलब इम्प्रिजनमेंट, बीटिंग विथ व्हिप, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, फाइन। ठीक है, मतलब दंड भी दिया जाता था। ठीक है, दंड मतलब कठोर हुआ करता था, मतलब जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो, ठीक है, उसके शरीर के अंगों को भी काटा जाता था। ठीक है, तो जो दंड व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा हार्श थी। ठीक, क्लियर हुआ ये? मतलब देखिए, शेरशाह भले ही न्यायप्रिय था, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भी कानून तोड़ता था, मतलब जो भी एक तरीके से क्राइम करता था, ठीक है, तो उसको बहुत तगड़ी पनिशमेंट भी दिया करता था। ठीक है, बहुत कठोर दंड भी दिया करता था। ठीक है, तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम था शेरशाह सूरी का। क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो हुआ करता था वो इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, मतलब इनकी सैन्य व्यवस्था। ठीक है, सैन्य व्यवस्था कैसी थी? अब जैसा कि हम सब जानते हैं, द आर्मी वॉज द बेसिस ऑफ द पावर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। देखिए, आर्मी जो हुआ करती थी, राज्य की शक्ति एवं सुरक्षा का आधार जो हुआ करती थी वो सेना हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए इट क्रिएटेड द सेंट्रल परमानेंट आर्मी who lived in various important security centers and forts। देखिए, आपको याद होगा केंद्रीय सुरक्षा, ठीक है, केंद्रीय स्थायी सेना बनाई थी इसने, शेरशाह सूरी ने, सेंट्रल स्टैंडिंग या परमानेंट आर्मी। ठीक है, और इसको अलग अलग जगहों पर सुरक्षा केंद्रों और दुर्गों में महत्वपूर्ण जगह पर रखा जाता था सेना को। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो शेरशाह की जो सेना थी वो 4 भाग में डिवाइडेड थी। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहली बात करें तो कैवेलरी हुआ करती थी, मतलब घुड़सवार। ठीक है, कौन सी सेना हुआ करती थी? घुड़सवार सेना। ठीक, इसके बाद बात करें, दूसरे हुआ करते थे फुट सोल्जर्स, मतलब पैदल सैनिक। ठीक है, मतलब एक तो घुड़सवार हुआ करते थे और दूसरे कौन हुआ करते थे? पैदल सैनिक। तीसरे जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे एलिफेंट्री। ठीक है, एलिफेंट्री मतलब हस्ती सेना, मतलब हाथियों को लेके चलने वाली सेना। ठीक है, एलिफेंट्री हुआ करता था। ठीक है, तो कैवेलरी था, फुट सोल्जर्स थे, एलिफेंट्री था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके यहां भी गनर्स हुआ करते थे। ठीक है, आर्मी ऑफ गनर्स, मतलब ये तोप चलाने वाले। ठीक है, तोप चलाने वाले जो गनर्स हुआ करते थे, या बंदूक चलाने वाले। ठीक है, तो बंदूक चलाने वाले गनर्स भी हुआ करते थे इनके यहाँ। इनके यहाँ हाथियों पर लड़ने वाले भी थे, पैदल सैनिक भी थे और घुड़सवार भी थे। शेरशाह की आर्मी 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। सेंट्रल परमानेंट आर्मी बनाई थी क्योंकि आर्मी ही आधार हुआ करता था पावर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोल्जर्स वेर गिवन कैश सैलरी एज वेल एज कैवेलरी वेर मेनली अफगान्स इन द आर्मी। अच्छा देखिए, जो सैनिक हुआ करते थे उनको कैश में तनख्वाह देने का काम शेरशाह सूरी करते थे। याद करिए, कैश में देने की तनख्वाह सबसे पहले किसने शुरुआत करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को कैश में पैसा देने की शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी भी अपने सैनिकों को कैश में पैसा दिया करता था, और जितने भी घुड़सवार हुआ करते थे वो ज्यादातर अफगान के हुआ करते थे। क्योंकि देखिए, अफगान, मैंने आपको बताया था कि अफगान वाले क्षेत्र में, या जो मिडिल ईस्ट वाला आज का क्षेत्र है, उस टाइम पर सेंट्रल एशिया हुआ करता था, आज भी सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र में आपने देखा हो, इनकी सेनाओं में घुड़सवार बहुत अच्छे हुआ करते। आप चाहे मंगोलों को देख लीजिए, ठीक है, या जो बाद में
दिल्ली सल्तनत वाले जो आक्रमण करने आए उनके पास भी घोड़े बहुत हुआ करते थे, उनके पास हाथी नहीं हुआ करते। हाथी जब उन्होंने भारत पर आए और जब भारत पर उन्होंने कब्जा किया, तब उन्हें जब यहां हाथी मिले, तब उन्होंने हाथियों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। इसीलिए अफगानों को आर्मी में कैवलरी का काम ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी आर्मी में, अपनी सेना में हिंदुओं की भी भर्ती की थी। मैंने आपको बताया था शेरशाह समानता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, जो इक्वालिटी में विश्वास रखता था। ठीक है, और जो भी इक्वालिटी में विश्वास रखता था तो जाहिर सी बात है उसकी सेना में हिंदू भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरिट के आधार पर किया करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शेरशाह री इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द सोल्जर्स हुलिया एंड ब्रांडिंग द हॉर्सेस दाग। याद करिए, ये कंसेप्ट चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, हॉर्सेस की ब्रांडिंग, ठीक है, दाग देना। देखिए याद करिए, मैंने जब अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, तब मैंने आपको बताया था उनका काम था एक तो देखिए सैनिकों का हुलिया पता करना कि भाई ये वही सैनिक है कि नहीं जिसको हमने रिक्रूट किया है। पता चला ये वहां से रिक्रूट होके चला जाए और पता चला बाद में किसी और को, कमजोर को भेज दे, तो उनके हुलिया को आइडेंटिफाई करने वाला होना चाहिए था। और जो घोड़े हुआ करते थे अच्छी नस्ल के, क्योंकि घोड़े सेना के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, तो अच्छी नस्ल के घोड़े जो है वो खरीद तो लिए, लेकिन पता चला सेना में किसको भेज दिए, खराब नस्ल के भेज दिए। तो इनको दाग लगाया जाता था, इनके शरीर में क्या किया जाता था, दाग लगाया जाता था कि अच्छी नस्ल के घोड़े लिए गए। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता था, दीवाने अर्ज। मैंने आपको बताया था दीवाने अर्ज क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट का सारी चीजों को वो हैंडल करता था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेरशाह खुद ही जो सैनिक हुआ करते थे उनकी नियुक्ति करता था। आप सोचिए, मतलब सुल्तान खुद स्वयं नियुक्ति किया करता था अपने सैनिकों की। ठीक है, और उनके प्रमोशन में भी पार्टिसिपेटेड किया करता था। क्लियर, तो समझ में आया आपको। तो ये शेरशाह सूरी का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। समझ में आया आपको। सबसे पहला पॉइंट तो सेंट्रल परमानेंट आर्मी बनाई, ठीक है, और उनको सब उस इंपॉर्टेंट जगह पे रखा, सिक्योरिटी सेंटर्स और किले में। शेरशाह में आर्मी में 4 पार्ट्स में थी, एक तो घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी वाले और गनर्स। ये अपने सैनिकों को कैश में सैलरी देते थे और मेनली कैवेलरीज, घोड़सवार को रिक्रूट कहां से करते थे, अफगान से करते थे, और हिंदू जो थे इनकी आर्मी में हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने हुलिया वाला और ब्रांडिंग दी हॉर्सेस का भी काम शुरू किया था, मतलब सिस्टम लाया था जिससे अच्छी नस्ल के घोड़े युद्ध के टाइम पे इस्तेमाल हो सके। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हेड कौन करता था, दीवाने अर्ज। शेरशाह खुद रिक्रूट करते थे सोल्जर्स को और उनके प्रमोशन में भी क्या किया करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे। क्लियर हुआ। तो आपको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया। अब इसके बाद जो अगला एडमिनिस्ट्रेशन है वो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए वित्तीय एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था शेरशाह सूरी का। शेरशाह की अगर हम बात करें, शेरशाह इज फेमस फॉर हिज फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। In fact, the administration of revenue is a permanent monument of his genius. देखिए शेरशाह अपने वित्तीय सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध था। वास्तव में अगर हम बात करें तो मालगुजारी का प्रबंध उसकी प्रतिभा का स्थायी स्मारक था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू इज अ परमानेंट मॉन्यूमेंट ऑफ हिज जीनियस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शेरशाह स्टार्टेड द लैंड लीज एंड काबुलियत सिस्टम to the farmers in which the tax was already fixed. देखिए शेरशाह ने कृषकों की भूमि की, ठीक है, कृषकों का जो था, फार्मर्स जो थे, शेरशाह ने कृषकों को भूमि की पट्टा तथा काबुलियत प्रथा को प्रारंभ किया था। काबुलियत प्रथा को मतलब लैंड लीज पे देना और काबुलियत सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है, जिससे कर पहले से ही तय किया जा चुका था, मतलब किस भूमि से कितना कर लेना है ये पहले से ही तय किया जाता था, ऑलरेडी फिक्स था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, शेरशाह डिवाइडेड द लैंड इनटू 3 कैटेगरीज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, सुपीरियर, मीडियम एंड इंफीरियर। द एवरेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज वाज टेकन 1/3 ऑफ इट वाज फिक्स्ड एज रेवेन्यू। देखिए
शेरशाह ने जो पूरी रेवेन्यू था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, उसको 3 श्रेणियों में लैंड में विभाजित किया, ठीक है। मतलब कि जो पूरी जमीन थी, भूमि थी, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। एक थी उत्तम, उत्तम मतलब जिसमें सबसे अच्छी फसलें हुआ करती थी, सुपीरियर। दूसरी हुआ करती थी मीडियम, और तीसरी जो हुआ करती थी वो निष्कृष्ट एक तरीके से, या इंफीरियर, जहां पर कम हुआ करता था। और फिर उस हिसाब से टैक्स लिया जाता था, और इनका जो एवरेज था वो प्रोडक्शन का 1/3 टैक्स फिक्स था। मतलब जितना भी उस जमीन में प्रोडक्शन होगा उसका 1/3 रेवेन्यू के रूप में देना, ये फिक्स हुआ करता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो सुपीरियर है, अगर हम बात करें तो वहां पर अच्छी फसल होगी तो उसका 1/3 हिस्सा ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इंफीरियर की बात करते हैं तो वहां पर 1/3 हिस्सा क्या होगा, कम होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, शेरशाह ऑल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ राई और क्रॉप रेट्स, ठीक है। देखिए शेरशाह ने क्या किया था, फसल की दरों की सूची भी बनवाई हुई थी कि भाई कौन सी फसल किस रेट में बिकेगी, ये पूरी सूची बनवाई हुई थी। इसके अलावा बात करें, टू एंड द करप्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, शेरशाह फिक्स द फीस जरी बना, दैट इज द फीस फॉर लैंड मेजरमेंट, एंड महिसिलना टैक्स कलेक्टर्स फीस, ठीक है। देखिए चूंकि क्या हुआ करता था कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हुआ करते थे ये करप्शन बहुत करते थे। करप्शन देखिए पहले भी था, ठीक है। तो शेरशाह ने राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार को, रेवेन्यू ऑफिसर्स के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 2 तरीके का सिस्टम चालू करवाया। एक था जरीमाना और दूसरा था महसीलाना, ठीक है। ठीक है, जरीमाना क्या हुआ करता था, फिक्स कर दिया था कि जो भूमि की मेजरमेंट करेगा, ठीक है, उसकी क्या फी होगी। मतलब देखिए भूमि का मेजरमेंट किया जाता था, लैंड मेजरमेंट करने वाले लोग, उनको कितनी फीस देनी है ये उसने फिक्स कर दिया था शेरशाह ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो दूसरा जो था वो था महसिलाना, ठीक है। मतलब ये कौन हुआ करता था, जो कर संग्राहक हुआ करता था उसकी फीस। देखिए टैक्स कलेक्ट करेगा तो कोई मुफ्त में तो करेगा नहीं, भाई कुछ पैसा लेगा वो, तो उसको कितनी फीस देनी है ये हुआ करता था महसिलाना, ठीक। और जो भूमि मेजरमेंट किया करता था उसका, उसको कहा जाता था जरीमाना, उसको जो फीस दी जाती थी वो क्या कहा जाता था, जरीमाना। तो जरीमाना और महसिलाना ये दोनों चीजें शेरशाह सूरी ने फिक्स कर दी थी ताकि करप्शन ना हो, ताकि क्या हो, करप्शन। क्लियर। इसके बाद अगले पॉइंट्स अगर हम देखें इसी में, तो जरीमाना और महिसाला ड्यूटी जो हुआ करती थी वो 2.5% और 5% हुआ करती, मतलब टोटल वैल्यू का 2.5% हुआ करता था जरीमाना और 5% हुआ करता था महासिलाना। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई कलेक्टर, ठीक, 100 रुपए इकट्ठा करता है तो 5 रुपए उसका होगा एज अ फीस, ठीक है, क्या होगा, 5%, ठीक। नेक्स्ट बात करें, शेरशाह ऑल्सो वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फार्मर्स, ही यूज टू टेक 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स। इट वॉज टेकन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, एंड इट वॉज टेकन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन ओनली, एंड दिस ग्रेन वॉज कीप सेफ इन द गोडाउन्स, used to be used so that the farmers could help during natural calamities। देखिए शेरशाह जो थे कृषकों की सुरक्षा के लिए 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स लिया करते थे फार्मर्स से, और ये 2.5% जो था ये अनाज के फॉर्म में हुआ करता था, मतलब पैसा नहीं लेते थे, 2.5% अनाज लिया करते थे और उसको क्या किया करते थे, गोडाउन में रख दिया करते थे, ताकि जब भी कभी नेचुरल आपदा आए, ठीक है, फसल बर्बाद हो जाए, तो उस टाइम पर किसानों को फसल देने के लिए या हेल्प करने के लिए वो अनाज निकाला जाता था। मतलब आप सोचिए इस व्यक्ति की क्या सोच थी। आज भी हमारे यहाँ एफसीआई के गोदाम है, आज भी हमारे यहाँ सरकार एमएसपी पर अनाज खरीदती है और उसको स्टोर करके रखती है ताकि जब भी कभी आपदा आए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये उस टाइम भी शेरशाह किया करते थे। 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में किसानों से लिया करते थे और उसको संभाल के गोडाउन में रख दिया करते थे, ताकि जब कभी फ्यूचर में कभी फसल खराब हो गई तो उस टाइम पर कोई भूखा ना मरे, ठीक है,
इसलिए उस टाइम पर उन गोडाउनों से अनाज को निकाला जाता। क्लियर है? ठीक, तो ये सारी चीज। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, शेरशाह यूज द सेम मेजर ऑफ जरीब फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड इन द एंटायर स्टेट। इट वॉज बेस्ड ऑन जरीब गाज ए सिकंदरी विच कंसिस्टेड ऑफ 32 यूनिट्स। देखिए, शेरशाह ने संपूर्ण राज्य में भूमि की पैमाइश मतलब भूमि को मेजरमेंट करना के लिए एक ही नाप की जरीब का प्रयोग किया था। एक ही नाप की जरीब थी, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो स्टैंडर्ड स्केल। आज की डेट में हम उसको स्केल कहते हैं। जैसे आज की डेट में आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड स्केल है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स है मेजरमेंट करने के किसी भी चीज को। उस टाइम भी यही हुआ करता था, ठीक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुआ करता था। और ये कौन करते थे? जरीब करते थे। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था शेरशाह सूरी का। ठीक, तो हमने देखा ठीक किस तरीके से लैंड रेवेन्यू लिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दो और फीस शुरू करी थी, जरीबाना और महासिलाना। ठीक, और ये मेजरमेंट किया करते थे। और 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स ये किसानों से लिया करते थे ग्रेन्स के फॉर्म में, ठीक है, मतलब अनाज के। क्लियर हुआ? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है सक्सेसर्स ऑफ शेरशाह। अब शेरशाह के बाद कौन कौन राजा बना? शेरशाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में। उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है इस्लाम शाह। ठीक है, ये कौन थे? शेरशाह का बेटा था। 1545 से लेके 1553 तक शासन किया। इस्लाम शाह की बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह इन 1545 हिज सन जलाल खान, ठीक है, बिकेम द सुल्तान एंड अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ इस्लाम शाह। इनका बेटा था जलाल खान और वो सुल्तान का टाइटल होल्ड करता है। टाइटल क्या लेता है? इस्लाम शाह। इसके बाद बात करें, ही सप्रेस द रिबेलियंस ऑफ सूबेदार्स एंड बिल्ड फोर्ट्स कॉल्ड मानकोट फोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न बॉर्डर्स। देखिए, इसने बहुत सारे जो सूबेदार थे, ठीक है, उनका भी दमन किया था, विद्रोही सूबेदारों का। ठीक है, और इन्होंने भी किले बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे? मानकोट के किलों का निर्माण करवाया था। किस सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए? पश्चिमी सीमा को, क्योंकि जो भी अटैक होते थे वो पश्चिमी सीमा से होते थे, तो पश्चिमी सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा बात करें तो इट डिवाइडेड कैवेलरी इनटू 50, 200, 250, 500 एंड फुट सोल्जर्स इनटू 5000, 10,000, 20,000। देखिए, इन्होंने क्या किया था? घुड़सवार सेना को कई भाग में बांट दिया था, 50, 200, 250 और 500। ठीक है, और जो फुट सोल्जर्स हुआ करते थे उनको 5,000, 10,000 और 20,000। एक तो इस्लाम शाह के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। 1545 से लेके 1553 तक इनका शासन रहा। ठीक, उसके बाद अगले जो राजा आते हैं वो आते हैं फिरोज खान। ठीक है, तो इस्लाम शाह के बाद कौन आए थे? फिरोज खान। इनके बारे में सिर्फ इतना जानना है कि इनको इनके ही मैटरनल अंकल मुबारिज खान, इन्होंने मार दिया था फिरोज खान को। तो इनकी हत्या करने वाले कौन थे? इन्हीं के मैटरनल अंकल, मतलब इन्हीं के मामा थे मुबारिज खान, जिन्होंने किसको मार दिया था? फिरोज खान को। अगले जो थे वो थे मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, अगले सक्सेसर कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह। तो मुबारिज खान एक्सेप्टेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली विद द टाइटल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। ठीक, ये मुबारिज खान ही थे, इनके मामा, जिन्होंने फिरोज खान को मार दिया था और इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए थे और इन्होंने टाइटल क्या लिया था? मोहम्मद आदिल शाह। अगला बात करें, इट वॉज नोन एज अदाली। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था? इसे अदाली, मूर्ख नाम से जाना जाता था। मोहम्मद आदिल शाह जो था इसको अदाली कहा जाता था, जिसका मतलब हुआ करता था मूर्ख। ठीक, ऑल हिज वर्क्स वेयर हैंडल बाय ट्रेड्समैन नेम्ड हिम। इनके जितने भी काम थे वो सारे कौन हैंडल किया करता था? हिमू किया करता था। ठीक है, तो यहां पर आकर के हमारा सुर एम्पायर कंप्लीट होता है। ठीक, आई होप कि आपको सुर एम्पायर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ज्यादा लंबा कार्यकाल इनका नहीं था, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको जो सबसे ज्यादा इसमें याद रखना है, एक तो इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शेरशाह सूरी का, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स इनके क्या क्या थे वो याद। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए
अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, तो गाइज कल से फिर हम जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।